मैंने अभी आप लोगों को ये वाली बात बोली थी कि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन स्पोर्ट्स के थ्रू होगा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, एंड ड्यूटेरोमैस्टिटिस में ये एब्सेंट है, यहाँ पे है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, दैट इज नॉट नोन। अब ये जिन स्पोर्ट्स के थ्रू जो मैंने नाम आपको ऊपर लिखे हैं वही नाम आपको नीचे स्पोर्ट्स में बता रखे हैं। फाइकोमैस्टिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जाइगोस्पोर्स के थ्रू, एंड यहाँ पे ये जो गैमेट्स होते हैं यानी ये जो जाइगोस्पोर्स होते हैं ये आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous कुछ भी हो सकते हैं। आइसोगैमस का मतलब कि दोनों जाइगोस्पोर्स यानी दोनों गैमेट सेम होंगे। एनाइसोगैमस का मतलब कि मेल गैमेट जो है वो आपका बड़ा होगा और फीमेल गैमेट जो है वो छोटा होगा। इसका जस्ट अपोजिट oogamous कि यहाँ मेल गैमेट जो है वो कैसा होगा, छोटा, और फीमेल गैमेट कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई विल राइट दिस पॉइंट्स। मिथिलेश अपने माइक को म्यूट करवाओ। मिथिलेश अपने माइक को म्यूट करो बच्चे। कहाँ से करेंगे? तो देखो बेटा, आइसोगैमस की बात कर रहे थे, मैं आपको यहाँ पे तीनों के मतलब बता दे रहा हूँ। आइसोगैमस का मतलब बोथ गैमेट्स सिमिलर, दोनों गैमेट सेम है। एनाइसोगैमस का मतलब मेल गैमेट बड़ा है और फीमेल गैमेट छोटा है। चांदनी बेटा, ये मेल और फीमेल गैमेट के साइन समझ में आते हैं? यस सर। और लास्ट oogamous, oogamous में क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट एनाइसोगैमस का, फीमेल गैमेट बड़ा हो जाएगा और मेल गैमेट छोटा हो गया। तो ये आपकी तीनों कंडीशंस यहाँ आपके जाइगोस्पोर्स यानी फाइकोमैस्टिटिस में थी। एस्को में ऐसा कुछ भी नहीं था। एस्कोस्पोर जो होते थे दैट इज सेम थे आपके, ऐसी सेम बेसिडियोस्पोर्स जिनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं सेक्सुअली। तो इनमें यहाँ पे आइसोगैमस स्टेज है यानी कि सेम है, यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज की। तो देखिए बच्चों, फाइकोमैस्टिटिस के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज नहीं होती हैं, ये यहाँ पर एब्सेंट थी, देयर इज नो फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन जैसे एस्को में आते थे तो यहाँ पे ये सारी की सारी फ्रूटिंग बॉडीज जो होती थी इसको क्या बोलते थे, दैट इज एस्कोकार। मैंने चांदी बेटा याद है बताया था आपको कि सबसे बड़ी फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी से छोटे जो होते थे स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के छोटे होते थे स्पोर्स, राइट। बेटा फिजिक्स क्लास ओवर हो चुका है, आपने टाइम टेबल चेक नहीं किया क्या? 9 बजे क्लास थी फिजिक्स की। तो आपका फ्रूटिंग बॉडी कैसा हो गया, यहाँ पे एब्सेंट है फाइकोमैस्टिटिस में। एस्को में फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्कोकार। ऐसे ही सेम बेसिडियोमैस्टिटिस में फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिडियोकार। ये इन फ्रूटिंग बॉडीज के नाम है जिसमें आपके स्पोर्स बनेंगे। एस्कोकार्प के अंदर जो आपके स्पोर्स बन रहे हैं दैट इज एस्की। बेसिडियोस्कार्प में जो स्पोर्स बन रहे हैं दैट इज बेसिडिया स्ट्रक्चर जो होगी। और आपके ड्यूटेरोमैस्टिटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज तक पता नहीं चल रहा पड़ा है, आज तक पता नहीं, हमें नहीं पता चला कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो भी रहा है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर अभी कोई भी फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट नोन।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो सिर्फ अदर पॉइंट्स में कुछ चीजें बता रखी हैं, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपके सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हैं बट प्लाज्मोग्राफी, देखो ये बात मैंने आपको लिखवाई थी बेसिडोमाइसिटीज में, चांदनी बेटा याद हो, कि सेक्स ऑर्गन नहीं होते थे लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस यहाँ होती है, कि मीन्स दो अलग अलग हाइफी होंगे, ठीक है, ये लिखा रखा है जीनोटाइप्स, स्ट्रेन्स, वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स, कुछ भी बोलो, दो अलग अलग फंजाई आएंगे, इनकी जो सेल्स हैं चाहे उसको वेजिटेटिव सेल बोलो या सोमेटिक सेल बोलो, या डिफरेंट स्ट्रेन का मतलब क्या है, दैट इज डिफरेंट फंजाई, डिफरेंट जीनोटाइप का मतलब दैट इज आल्सो डिफरेंट फंजाई। ये दो अलग अलग फंजाई आएंगे, इनके हाइफी आपस में फ्यूज करेंगे, दैट इज प्लाज्मोगेमी होगी, और देन उसके बाद कैरियोगेमी यानी उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और इन द लास्ट मियोसिस हो जाएगी। तो प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी होती है लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं होते थे। चांदनी बेटा ये बात समझ में आ गई ना, हमने क्लास में डिस्कस की थी वैसे भी। यस सर। ठीक, अब आ जाते हैं डाइकैरियन फेज। तो ये जो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ये नीट में क्वेश्चन आता था, डाइकैरियन स्टेज कौन सी होती है, किसमें मिलती है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। आपका डाइकैरियन स्टेज जो है बच्चे, ये केवल एस्कोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज में प्रेजेंट है, दैट इज ओनली फाउंड इन इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये केवल एस्कोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज में होती है, बाकी फाइको और ड्यूटेरो में नहीं होती थी। डाइकैरियन फेज क्या थी चांदनी बेटा, व्हाट इज डाइकैरियन फेज? सर एक सेल में दो न्यूक्लियस बहुत टाइम तक साथ में राइट, रहते थे। सिंगल न्यूक्लियस सेल होगी, सिंगल सेल, और इसमें दो न्यूक्लियस होंगे, दे हैव हमेशा याद रखिएगा सिंगल सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन डाइकैरियन फेज में क्या होता है, सेल एक ही होती है दैट इज सेल, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस दो आ जाते हैं। ये सेल एक कैसे बनी, दो डिफरेंट डिफरेंट जो फंजाई थे जब आपस में फ्यूज करे, प्लाज्मोगेमी हुई, जब उनका प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल गया तो उनकी एक जो अलग अलग सेल थी वो एक हो गई, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल सेल, लेकिन उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करते शुरुआत में एकदम से, इन एस्कोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज। तो यहाँ पे आपकी शुरुआत में दो न्यूक्लियस आ जाते थे और सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होते थे, तो दैट इज कॉल्ड योर डाइकैरियन फेज, जो केवल एस्कोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज में है, दैट इज। अब ये लास्ट एग्जांपल्स थे, तो आपके यहाँ पे म्यूकर, राइजोपस एल्बिगो, ये आपके सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं किसके हैं, दैट इज एस्कोमैसिटीज के। इसमें से केवल ये वाली चीज जरूर ध्यान रखेंगे आप कि यीस्ट जो होती है बेटा, ये मैंने लिखवाई हुई थी आपको क्लास में, सैक्रोमाइसिस इसका साइंटिफिक नेम है, ये यूनिसेलुलर होती है, बाकी सारी फंजाई आपकी मल्टीसेलुलर होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और पेनिसिलियम, ये मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि पहली आपकी जो एंटीबायोटिक मिली थी वो पेनिसिलिन जो थी, जिसका नाम था, किससे मिली थी हमें, पेनिसिलियम से मिली थी, that is also this is the first fungus from which we obtain antibiotic, that is penicillium नाम था फंगस का, और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम है। इसके अलावा और दूसरी फंजाई भी होती हैं जैसे पैरासिटिक्स, तो ये आपके पैरासिटिक फंजाई के नाम दे रखे हैं, हाइपोमाइसिस, क्राइसोस्पर्मस, कॉप्रोफिलस बेटा मैंने अभी समझाया था, दैट इज डंग पर डेवलप होती हैं, तो ये लिख रखा है कॉप्रोफिलस क्या होंगी, ऑन डंग यानी गोबर मतलब है। इसके बाद ये नाम दे रखे हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, स्पोरोमिलिया, ये कॉप्रोफिलस है। और न्यूरोस्पोरा बेटा मैंने आपको बताया था चांदनी बेटा याद हो कि इसको हम लोग प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा को, राइट, हमने एक क्लास में डिस्कस किया था कि इसका काम जो होता है जेनेटिक वर्क्स में बहुत ज्यादा होता है, जेनेटिकली कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस पर न्यूरोस्पोरा को हम यूज करते हैं इन अ प्लांट केस। और ईडिबल कौन सी होती है खाने वाली फंजाई, तो ये नाम देते हैं, मैंने इनके नाम लिखवाए थे आपको, मोरल्स एंड ट्रफल्स। तो आप देखो आपने ये सारी क्लासेस समझी थी, तो इसमें कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो हमने क्लासेस में डिस्कस नहीं किए थे, ये सारे पॉइंट्स हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना चांदी बेटा। यस सर। तो अब आपको समझ में आ गया ना, आपको पूरी क्लासेस को जो हमने फंजाई की पढ़ी थी उनको वापस वन बाय वन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन थ्योरियों को आप इस टेबल से आसानी से पूरी थ्योरी समझ सकते हो। सेम यहाँ फंजाई
जो बेसिडोमाइसीटीज में उनके एग्जांपल्स हैं, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, एगेरिकस, ये सारे एग्जांपल्स हैं। पैरासिटिक्स कौन सी हैं? पैरासाइट्स, तो ये नाम मैंने आपको बताया था, रस्ट एंड स्मर्ट्स। रस्ट में क्या आ गए? अस्टिलेगो। स्मर्ट्स में क्या आ गए आपके? पक्सिनिया। सॉरी, अस्टिलेगो दैट इज कम्स इनटू रस्ट एंड स्मर्ट्स, एंड रस्ट में आपके क्या आ गए? पक्सिनिया। रस्ट में आपका क्या है? दैट इज पक्सिनिया। नाम भी दे रखा है डिजीज का, व्हीट रस्ट फंगस। तो ये डिजीज के नाम पूछे जाते हैं कि विच वन इज स्मर्ट या विच वन कॉज अ डिजीज इन अ फंजाई, तो नाम दे देंगे इनमें से कोई, अस्टिलेगो या पक्सिनिया। तो आपको याद रखना चाहिए ये चीज। और यहाँ पे ये सारे के सारे डिप्टेरोमाइसीटीज के एग्जांपल्स। सो बेटा ये हो गया आपकी पूरी फंजाई कंप्लीट। चांदनी बेटा कोई डाउट किसी में? नो सर। ठीक है, तो आपका ये पूरा कंप्लीट फंजाई कंप्लीट हो चुकी है। ये डायग्राम्स दे रखे हैं, दीज आर द डायग्राम्स ऑफ योर फंजाई। चांदनी बेटा अगर कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना आप। बाकी बच्चे जितने भी मैंने ये पॉइंट्स पढ़ाए हैं, जितनी भी ये सारी चीजें हमने क्लासेस में डिस्कस कर रखी हैं, वो सब वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं वापस। और फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल हैं जो मैंने स्टडी मटेरियल में अपलोड कर रखे, तो आप वहां से फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ बेटा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका, दैट इज वायरस। ठीक है बेटा, दैट इज वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। ये 3 टॉपिक और पढ़ेंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट। सबसे पहले हम बात करेंगे वायरसेस। चांदनी बेटा इतना तो समझ में आता होगा कि वायरसेस होते क्या हैं, नाम तो यस सुना ही सर। होगा सभी ने आज की डेट में, है ना बेटा? आपको चांदनी, मिथिलेश, आप लोगों को वायरसेस पता है ना? सबसे पहले ये बताओ आप लोग मुझे, यस नाम सर। सुने हैं ना? देखिए आपके जो वायरसेस होते हैं, सबसे पहली चीज याद रखिए, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं। ना तो ये लिविंग में कंसिडर्ड होते हैं, ना ये नॉन लिविंग में कंसिडर्ड होते हैं। दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। पहली चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने चांदनी बेटा फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था, सेकंड चैप्टर जब पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितना पढ़ा, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी? बैक्टीरिया से करी थी कि नहीं करी थी? मोनेरा में यस सर। हमने वायरसेस को नहीं लिया था, राइट? रीजन यही है कि हम वायरसेस को क्यों नहीं लेते, क्योंकि वायरसेस बच्चे आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते थे, दैट इज कंसिडर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों कंसिडर्ड होते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। एक कॉमन से एग्जांपल से समझना कि वायरस अगर हवा में है तो ये नॉन लिविंग, मींस इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ये कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएगा, लिविंग सेल के कांटेक्ट में आने का मतलब है मेरा कि जब किसी लिविंग सेल के अंदर आ जाएगा, तो जैसे ही अंदर आएगा ये एक्टिव हो जाता है और उस लिविंग सेल को यानी उस होस्ट को, लाइक अगर मेरे अंदर आ गया या किसी बैक्टीरिया के अंदर चला गया,
तो क्या करेगा फिर, उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, टेक ओवर कर लेता है उसके अंदर की प्रोसेस को, मैकेनिज्म को। और एक तरह से अगर कॉमन वर्ड में बोले तो हाईजैक कर लेता है। हाईजैक का मतलब क्या होता है, फिर अपनी मर्जी चलाएगा। मतलब अगर वायरस इस हवा में रहेगा तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर आ गया फिर अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देगा, मेरी सेल्स को डैमेज करेगा और अपनी कॉपीज बनाएगा, यानी और बहुत सारे वायरस बनाएगा अपने जैसे, ताकि मुझे डिजीज हो सके, मैं बीमार पड़ सकूं। तो मेरे से ही न्यूट्रिशन ले रहा है, मेरे अंदर आके मेरे अंदर रहेगा, जिंदा रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर मेरे अंदर से बाहर चला गया तो फिर से नॉन लिविंग हो गया। बात समझ में आई? तो इसीलिए मैंने या हमने इसको किसमें कंसीडर किया, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ना तो ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है। बात समझ में आई चांदनी बेटा? पहली बात। यस सर। दूसरी चीज, ये बात भी समझना, किसी भी लिविंग का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, दैट इज सेल। सारे के सारे लिविंग किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। यस सर। एक बैक्टीरिया भी सेल का बना हुआ है। सबसे छोटा जो लिविंग सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा, वो भी सेल का बना हुआ है। यानी कि आपकी जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग्स हैं, वो सब के सब क्या है, सेल के बने हैं। दैट इज, इसको हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला था। ये लाइन आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला था, इसीलिए बोला था बच्चों, क्योंकि इसके छोटी सेल से छोटी कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर हमने आज तक नहीं देखी, हमें कोई नहीं मिली, राइट। सो इसलिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की या लिविंग्स की, वो क्या है, सेल है। चांदनी बेटा ये समझ में आई बात? यस सर। लेकिन वायरस में ये सेल भी नहीं होती, ताज्जुब करोगे आप। वायरस जो होता है दैट इज अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें सेल भी नहीं होती है। सभी लिविंग्स के अंदर सेल का होना जरूरी है, तभी वो लिविंग कंसिडर्ड होते हैं, लेकिन वायरस में तो सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं है। ये वायरस जो होते हैं दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस का दूसरा नाम जो होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन। ये इन दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक आपका प्रोटीन, दूसरा आपका न्यूक्लिक एसिड। अब समझना, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, आपके जो वायरस होते हैं इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो इनमें डीएनए होगा या फिर इनमें आरएनए होगा। इधर डीएनए या आरएनए, कभी भी दोनों साथ में नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि वायरस में डीएनए भी हो और आरएनए भी हो, कभी भी ऐसा नहीं होता। या तो वायरस के अंदर आरएनए रहता है या फिर वायरस के अंदर डीएनए रहता है। और दूसरा उनका प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो होता है दैट इज कॉल्ड कोट, मतलब इसको बोलते हैं हम कैप्सूल। एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये कोई वायरस है, ठीक है, दैट इज अ वायरस। ये इसका डीएनए है या इसका दैट इज आरएनए, जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज देयर आरएनए। ये एक वायरस है। अब इस वायरस का ये जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, इसमें प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, दैट विल हैव कैप्सूल लाइक दिस। इस तरह से कैप्सूल होगा इसके चारों तरफ, लाइक दिस। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट इज कैप्सूल। और ये कैप्सूल किसका बना हुआ है, इसका प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल यूनिट, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कैप्सोमियर। यानी कि आपके कैप्सूल की जो यूनिट है, कैप्सूल की जो यूनिट हुए उसको क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। दे हैव अ यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। यानी ये कैप्सोमियर आपस में मिलकर बनाते हैं कैप्सूल, और ये अल्टीमेटली किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। बात समझ में आई? ये इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। इसमें कोई सेल नहीं दिखेगी आपको, कहीं पे भी कोई सेल दिख रही है आउटर स्ट्रक्चर में कि कोई एक प्रोटेक्टिव लेयर हो, प्रोटेक्टिव सेल हो, कुछ नहीं है।
इसमें केवल और केवल दो चीजें प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। तो ये इसका न्यूक्लिक एसिड दिखा दिया मैंने, आरएनए, और इसके चारों तरफ ऐसे क्या लेयर प्रेजेंट होंगी, दे हैव अ, चारों तरफ प्रेजेंट होंगे ये, मैंने जैसे एक साइड दिखाया ना, ये पूरे टाइप चारों तरफ प्रेजेंट होंगे लाइक दिस। तो सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कैप्सुमियर, और यही कैप्सुमियर मिलकर बनाएंगे कैप्सूल। और ये किसका बना हुआ है कैप्सुमियर, दैट इज प्रोटीन्स के। चांदी बेटा बात समझ में आई? यस सर। दैट इज, इसलिए वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कंसिडर करते थे। ये दो रीजंस थे मेन, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए केवल इतना बेटा, ओके चलो।